नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं प्राणेश मौर्य स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर विद प्राणेश में। आज हम सीटेट के सिलेबस के अंतर्गत बात करने वाले हैं ईवीएस की, और इस पे आपको ईवीएस की पूरी क्लास मिलेगी। कोशिश रहेगी हमारी कि अन्य सब्जेक्ट की भी पूरी क्लास आपको मिले। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल करंट अफेयर विद प्राणेश को ज्वाइन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमसे हमारे वीडियो का लिंक पाने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर है 7398767471। हम ये जो सिलेबस की चर्चा करने वाले हैं, इस सिलेबस में हम पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पर चर्चा करेंगे। और एनसीईआरटी ने ईवीएस को जो है कि 6 थीमों में बांटा है, और उन 6 थीमों के अंतर्गत हम किस किस तथ्यों को रखा गया है ईवीएस का अध्ययन, उस हिसाब से करेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पर्यावरण अध्ययन की मुख्य थीमों की। तो पर्यावरण अध्ययन को एनसीईआरटी ने मुख्य रूप से 6 थीमों में विभाजित किया है। वो 6 थीमें कुछ इस प्रकार हैं। पहली थीम है परिवार एवं मित्र। पहली थीम है परिवार एवं मित्र, दूसरी थीम है भोजन, तीसरी थीम है पानी, चौथी थीम है यात्रा, पांचवी थीम है आवास, और छठी थीम को आप देख रहे होंगे हमने ऑब्लिक करके 2 नाम लिखा हुआ है। तो छठी थीम जो है ये एनसीईआरटी की, अगर हिंदी की बुक की बात करें तो उसमें जो दिया हुआ है वो है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। और अगर एनसीईआरटी की इंग्लिश मीडियम की बात करें तो इंग्लिश मीडियम की बुक में दिया हुआ है चीज़ें जो हम बनाते तथा करते हैं। ठीक, तो और जब कभी भी कोई कोर्ट केस होता है, कोई मैटर फंसता है, तो वहाँ पे मुख्य रूप से इंग्लिश वाले पोर्शन को सही माना जाता है। तो यहाँ पे हम प्राथमिकता देंगे छठी थीम के नाम को, चीज़ें जो हम बनाते तथा करते हैं। ठीक, इसके अलावा इन 6 थीमों में जो पहली और दूसरी थीम है परिवार एवं मित्र। परिवार एवं मित्र जो थीम है इसको 4 भागों में बांटा गया है: आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे। ठीक, इसके अलावा हम ब्रश की साइज थोड़ा छोटी कर लेते हैं। इसके अलावा जो दूसरी थीम है भोजन, तो भोजन को क्या कहते हैं, पाँच उप थीमों में बांटा गया है। इसमें 5 उप थीमों में पहली उप थीम है स्वाद, दूसरी उप थीम है पाचन, तीसरा है पकाना, चौथा संरक्षण, और 5वीं थीम है किसान एवं भूखमरी। इसके बाद अगर बात करें इसके आगे, तो जो कि इसी थीम पे पूरा ईवीएस सिलेबस है। और ये सिलेबस सीटेट के अंतर्गत जो 30 नंबर का आता है, जिसमें से 15 नंबर शिक्षण और 15 नंबर का जो है ये ईवीएस रहता है। ठीक, तो हम 15 नंबर को कवर करेंगे और आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए, और आगे भी हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं ईवीएस की इन 6 थीम को ध्यान में रखते हुए हम पहले शुरू करते हैं जंतु। अगर बात करें जंतु की, तो संपूर्ण पृथ्वी पर जीवों का वर्गीकरण, क्या चीज़, संपूर्ण पृथ्वी पर, 1 मिनट रुकिएगा, इसको हम जूम कर लेते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर जीवों का वर्गीकरण कीड़े, पक्षियों, रेंगने वाले व स्तनधारियों के रूप में किया गया है। सामूहिक रूप से इन्हें जंतु कहते हैं। सामूहिक रूप से यानी ये जो आपको दिख रहे हैं ये सामूहिक रूप से क्या कहलाएंगे, जंतु कहलाएंगे। इसमें जो है कि रेंगने वाले भी दिख रहे हैं, पक्षी भी दिख रहे हैं, बाघ भी दिख रहा है, हाथी भी दिख रहा है, जिराफ भी दिख रहा है, सारे जानवर दिख रहे हैं। तो इनको सामूहिक रूप से जंतु कहते हैं। और जंतुओं के अंतर्गत अगर हम बात करें तो आज हम बात करने वाले हैं पक्षियों की। पक्षियों में हम बात करेंगे उनके आवाज़ की, उनके घोंसले की, और उनकी अगर कोई विशेषता है तो उस विशेषता की बात करेंगे। हम पक्षियों में सबसे पहले पक्षी की जो बात करने वाले हैं वो है कलचिड़ी। अगर कलचिड़ी की बात करें तो कलचिड़ी पे यहाँ पे आपको कलचिड़ी का जो है कि चित्र दिख रहा है, ये है कलचिड़ी। और इसके बाद जो है कि अगर हम बात करें तो ये है कलचिड़ी का घोंसला। अब इसके बारे में, इसकी विशेषता की बात करें तो कलचिड़ी, इसे हम इंग्लिश में इंडियन रॉबिन बर्ड कहते हैं। कलचिड़ी पत्थरों के बीच में अपना मुलायम घोंसला बनाती है। ठीक, क्या कहाँ बनाती है, पत्थरों की। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये पत्थर है और इसके बीच में जो जगह है उसमें जो कि अपना मुलायम घोंसला बनाई। मुलायम घोंसला क्यों, इसके घोंसले को मुलायम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके घोंसले में, किसके, कलचिड़ी के घोंसले में मुलायम टहनी होती है, जड़ें होती हैं, ऊन, बाल, रुई आदि से बना होता है। और ये जो जड़ें होती हैं ये मुलायम घासों की जड़ें होती हैं कि जो उसके शरीर में चुभती नहीं है। और इन खासियत की वजह से कलचिड़ी जो होता है इसका घोंसला मुलायम होता है। ठीक, अब बात करें आगे बढ़ते हुए, तो अगला जो पक्षी है वो है कौवा। अगर कौवे की विशेषता की बात करें तो ये है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कौवा पक्षी है। ठीक,
और ये इसका आप देख रहे होंगे घोंसला। तो इस पक्षी की भी कुछ विशेषता है और इसके घोंसले की भी कुछ विशेषता है। तो आओ देखते हैं इसके बारे में। कौवा कौवा अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। यानी अब ऊंची डाल का मतलब अगर हम आपको बताएं तो कुछ ऐसे समझिए। यहाँ पे मान लीजिए कि एक पेड़ है, ठीक, ऐसे एक पेड़ है और इसकी तमाम जो है कि टहनियाँ इस तरह से डालियाँ हैं, ठीक। ये तो ये जो डाली है, ये जो डाली है, ये वाली, ये सबसे ऊपर जा रही है। तो कौवा जो होता है अपना जो घोंसला बनाएगा इसी डाल पर बनाएगा, यानी सबसे ऊपर वाली डाल पे बनाएगा, ठीक। तो कौवा पक्षी जो है ये अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। और कौवे के घोंसले की खासियत की बात करें तो कौवे के घोंसले में लोहे के तार तथा टहनियाँ होती हैं, ठीक। कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। ये क्या बात भाई, घोंसला कौवे का और अंडे देती है कोयल। तो जी हाँ, कोयल जो होती है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है और वो अपने अंडे को कौवे के घोंसले में देती है और कौवा उसे अपना अंडा समझ करके उसे सेता है और उसमें से कोयल के बच्चे निकलते हैं, ठीक। तो ये खासियत हो गई कौवे की। अब आगे बढ़ते हुए बात करें अगले पक्षी की, तो अगला पक्षी है बीवर पक्षी। बीवर पक्षी की बात करें तो ये है उसका चित्र, आप देख लीजिए कि ये पक्षी कैसा दिखता है और ये है उसका घोंसला, ठीक। ये जो पक्षी होता है इसका जो घोंसला ऐसे होता है, कुछ यूँ होता है। यहाँ पे आप ये जो पक्षी होता है इसका घोंसला कुछ यूँ होता है, ऐसे ऐसे आएगा, ये ऐसे आकर के ये ऐसे रहता है, ठीक, ये ऐसे। अब ये वाला जो पोर्शन यहाँ पे देख रहे होंगे और इसमें यहाँ पे ये जो होता है इधर थोड़ा गड्ढा टाइप का होता है और यहाँ पे ये पक्षी अपना अंडा देता है और ये इसके घोंसले इतने अच्छे तरीके से बने होते हैं कि बारिश कितना हो भी तेज़ बारिश हो, बारिश की एक बूंद अंदर नहीं जाती है। अब इनके बारे में और बताएं तो सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। यानी वीवर पक्षियों में घोंसला कौन बनाएगा, तो नर वीवर, ठीक। सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है। क्या करती है, उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। यानी घोंसला कौन बनाएगा, तो घोंसला नर वीवर बनाएगा और मादा अपनी स्वेच्छा से जो उसे अच्छा लगेगा उस घोंसले में जाएगी और उसमें अपना अंडा देगी, ठीक। अब इसके बाद आगे बढ़ते हुए बात करें तो अगला जो पक्षी है वो है दर्जिन चिड़िया, ठीक। अब इसका नाम दर्जिन चिड़िया क्यों पड़ा, तो दर्जिन चिड़िया, ठीक। ये आप देख सकते हैं ये जो पक्षी है ये है दर्जिन चिड़िया और ये है उसका घोंसला और इसमें देखिए ये चिड़िया बैठी हुई है। अगर बात करें दर्जिन चिड़िया की तो दर्जिन चिड़िया यानी टेलर बर्ड, यह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है, ठीक। यानी यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये कि इस चिड़िया ने क्या किया है कि ये जो केला का पत्ता है इसका एक पार्ट इधर है एक पार्ट इधर है और इसने इस वाले पोर्शन के जो नीचे का पार्ट है दोनों पार्ट को मिला करके यहाँ पे इसने सिलाई कर दी है, ठीक। इसीलिए इसे टेलर बर्ड कहा जाता है क्योंकि यह सिलाई करके इस तरह से अपना घोंसला बनाती है और बीच में जो है अपनी चोंच सिलाई करके इसमें रुई या घास फूस जो भी है ला करके रख देती है और यही उसका घोंसला होता है और इसी में ये दर्जिन चिड़िया जो है यह अपना अंडा देती है। यानी दर्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सिल लेती है, इसीलिए इसे दर्जिन चिड़िया और टेलर बर्ड कहा जाता है। आगे बढ़ते हुए बात करें इसमें अगले पक्षी की तो अगला पक्षी है फाख्ता पक्षी, ठीक। कौन सा पक्षी, फाख्ता पक्षी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये फाख्ता पक्षी है और ये है उसका घोंसला और घोंसला जो है ये देख रहे होंगे कि ये कैक्टस का पौधा है, इसमें कांटे निकले हुए हैं। तो अब बात करें ये देखने में कुछ कबूतर जैसा लगता भी है, ठीक। हालांकि कबूतर अलग है, ये अलग है। फाख्ता पक्षी की बात करें, फाख्ता पक्षी डव वर्ड, ठीक। यह कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। मेहंदी की मेड़ यानी जो मेहंदी के पौधे होते हैं उनके जो झुरमुट होते हैं उस झुरमुट में जो है कि जहाँ पे थोड़े कांटे टाइप के घने झुरमुट होते हैं वहाँ पे ये अपना घोंसला बनाता है, ठीक। यानी मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। इसमें आगे बढ़ते हुए बात करें फाख्ता पक्षी के बाद तो अगला पक्षी है बसंत गौरी पक्षी, ठीक। बसंत गौरी पक्षी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बसंत गौरी पक्षी का चित्र है और ये उसका घोंसला है। अब घोंसला देख करके आप कुछ तो अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि इसके घोंसले की क्या खासियत होती है। हालांकि फिर भी चलिए हम बात करते हैं बसंत गौरी पक्षी की।
बसंत गौरी पक्षी जो होता है वो गर्मियों में, ठीक, बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं, पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। इसे कठफोड़वा भी कहते हैं। यहाँ कठफोड़वा जो है ये दो शब्दों से बना है, कठ और फोड़वा। कठ मतलब होता है लकड़ी, ठीक, यानी काठ, यानी कठ यानी काठ यानी लकड़ी, और फोड़वा मतलब फोड़ना या तोड़ना। कठफोड़वा चिड़िया कहते हैं यानी लकड़ी तोड़ने वाली चिड़िया, लकड़ी फोड़ने वाली चिड़िया, ठीक। कठफोड़वा पक्षी कहते हैं, कठफोड़वा पक्षी। यह जो है यह, अब इसकी खासियत की बात करें तो यह पेड़ के तनों में क्या चीज़, यह जो होता है बसंत गौरी पक्षी जो होता है, यह पेड़ के तने में छेद करके उसमें छिपे कीड़ों को खाती है, ठीक। यानी इसकी जो चोंच होती है यह काफ़ी नुकीली होती है और बहुत ही सख्त होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक, यह नुकीली और काफ़ी सख्त होती है, जिससे यह तेज़ी से जो है कि वार करता है लकड़ी पर, और लकड़ी में इसकी चोंच जो है धंस जाती है और फिर वो लकड़ी को तोड़ करके निकालता है, ठीक। और इससे क्या होता है कि लकड़ी में तमाम छोटे जैसे दीमक हो गए, या फिर जो है कि एक और कीड़ा पाया जाता है टाड़ा, ठीक, वह जब लकड़ी गीली हो जाती है तो उसमें टाड़ा लग जाता है, वो सड़ने लगती है, खा जाते हैं लकड़ियों को। तो यह उन कीड़ों को छेद करके निकाल के खाती है, और उस लकड़ी के अंदर, यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, उस लकड़ी के अंदर जो छेद बनता है, जो जगह बनती है, उसमें ये अपने अंडे देती है और उसमें से बच्चे निकलते हैं। अक्सर करके आप गर्मियों की छुट्टियों में जब आम के बगीचों में या कहीं भी जाएंगे बगीचों में, तो वहाँ पे देखेंगे कि दोपहर के समय या शाम के समय टुक टुक की ऐसे टुक टुक की ऐसे ऐसे आवाज़ आती है, ठीक। तो ये जो आवाज़ होती है ये कठफोड़वा पक्षी के लकड़ी तोड़ने की होती है। अब आगे बात करते हुए बात करें तो अगला जो पक्षी है वो है गौरैया पक्षी, ठीक। गौरैया पक्षी, ये है गौरैया पक्षी, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये है उसका घोंसला। ये अक्सर करके घरों में जो है कि क्या कहते हैं, जो पहले मिट्टी के मकान होते थे उसमें जहाँ पे लोग सोते थे, चारपाई बिछाते थे, ऊपर जो है कि छत में अपना घोंसला बना देती थी गौरैया, ठीक। गौरैया की बात करें तो गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है। गौरैया का घोंसला, मैंने कहा ना कि घर के अंदर जहाँ पे लोग सोते हैं, अलमारी के पीछे, छत या आईने के पीछे भी हो सकता है, ठीक। ये यानी इंसानों के आसपास ही जो है कि रहती है। अब अगला जो बात करें तो अगला पक्षी जो है वो है कबूतर, ठीक। आपने वो गाना तो सुना होगा, जा कबूतर जा, ठीक। तो ये वही कबूतर है। इसे डाकिया के नाम से भी जाना जाता है, संदेश वाहक के तौर पर भी इसे यूज किया जाता था, क्योंकि ये जो कबूतर पक्षी होता है इसकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, ठीक। ये रास्ता जल्दी नहीं भटकते हैं। हालांकि अब मोबाइल टावर लगने की वजह से सभी पक्षी अपनी याददाश्त जो है खोने लगे हैं, इसलिए कबूतर को जो है डाकिया पक्षी भी कहा जाता है। कबूतर की विशेषता के बारे में बात करें तो कबूतर अपना घोंसला पुराने मकान या खंडहरों में बनाते हैं, ठीक। और ये कुछ ऐसा होता है, इसमें लकड़ियाँ होती हैं, जो नीम की पत्ती होती है, ऐसे उसमें पत्तियाँ निकली होती हैं। जब पत्तियाँ टूट जाती हैं तो इसमें से बीच में पत्तियों की लकड़ी एक लंबी सी बचती है। ये कुछ उस तरह की लकड़ियाँ हैं और इन्हीं से वो अपना घोंसला बनाता है, और इसमें अंडा देता है। इसका अंडा सफ़ेद कलर का होता है। कबूतर काले और सफ़ेद दोनों रंग के होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब बात करें आगे बढ़ते हुए अगले पक्षी की, तो अगला जो पक्षी है वो पक्षी है शक्करखोरा पक्षी, ठीक। शक्करखोरा यानी सनबर्ड, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शक्करखोरा पक्षी का चित्र है, और यहाँ पे है उसका घोंसला, ठीक। और यहाँ पे अंदर देखिए एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा भी है, ठीक। शक्करखोरा यानी सनबर्ड किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाल पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। यानी ये जो शक्करखोरा पक्षी होता है, अगर बात करें इसके घोंसले की, तो शक्करखोरा पक्षी का मान लीजिए कुछ ऐसे घोंसला है, ठीक। ऐसे कोई जो घोंसला होता है, ऐसे मान लीजिए कोई डाल है, कोई पौधा है, और उसकी ऐसे ऐसे तमाम जो है कि डालियाँ निकली हुई हैं, ठीक। ऐसे जो है कि तमाम डालियाँ निकली हुई हैं। तो ये जो डाली होगी, यहाँ पे क्या करेगा, वो डाल के आखिरी सिरे पे अपना लटकता हुआ, ऐसे देखिए यहाँ पे लटकता हुआ ना, ऐसे लटकता हुआ अपना एक घोंसला बना लेगा, ठीक। यहाँ पे ऐसा लटकता हुआ अपना घोंसला बना लेगा। तो शक्करखोरा पक्षी जो होता है वो कुछ इस तरह से अपना घोंसला बनाता है, ठीक। छोटे पेड़ या झाड़ी की डाल पर अपना लटकता घोंसला बनाता है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है इनके घोंसले में क्या होता है, तो इनके घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, रुई, सूखे पत्ते, पेड़ की छाल के टुकड़े, मकड़ी के जाले, वह कपड़ों के चीथड़े होते हैं, ठीक।
ये इसमें चूँकि ज़्यादा चीज़ें हैं तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए, याद रखिए कि इसमें क्या क्या होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिख रही होंगी, मकड़ी के जाले वगैरह देख रहे होंगे। एक बार रिपीट करता हूँ, इनके घोंसलों में बाल, ठीक, बारीक घास, पतली टहनियाँ, रुई, सूखे पत्ते, पेड़ की छाल के टुकड़े, मकड़ी के जाले व कपड़ों के चीथड़े होते हैं। यानी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका वजन ज़्यादा ना हो, बिल्कुल हल्का हो, इसीलिए छोटे पेड़ों की या झाड़ियों की डालों पे लटकता हुआ अपना घोंसला बना लेते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हुए बात करें अगले पक्षी की, तो अगला पक्षी जो है उल्लू। ठीक, उल्लू जो पक्षी होता है, यहाँ पे इसकी कई वैरायटियाँ होती हैं, कई नस्लें होती हैं। ये उल्लू जो है कि एक निशाचर पक्षी है जो अक्सर करके रात में शिकार पर निकलता है। ठीक, ये निशाचर या रातिचर पक्षी भी कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं उल्लू, और ये उसकी कुछ अन्य वैरायटियाँ हैं जिनकी तस्वीर आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर बात करें उल्लू की सबसे बड़ी खासियत जो होती है, उल्लू एक रातिचर पक्षी तो है ही, साथ में यह अपनी गर्दन को पीछे तक, कहने को तो 360 डिग्री होता है, लेकिन 360 लगभग जो है कि 270 डिग्री तक अपना सिर घुमा सकता है दोनों दिशाओं में। यानी यह एक जगह बैठे चारों तरफ अपना गर्दन घुमा सकता है और देख सकता है। ऐसा इसलिए इसकी खासियत होती है क्योंकि इसके जो आँखों की पुतलियाँ होती हैं, ठीक, जो आँखें होती हैं यह इंसानों की तरह एकदम सामने होती हैं, और ये बहुत ज़्यादा अपनी आँखों को इधर उधर घुमा नहीं सकता, इसलिए ये अपनी गर्दन को 360 डिग्री घुमा करके देखता है। यहाँ पे आप जो है कि ऑप्शन में जो है कि 360 डिग्री रहेगा तो उसे चूज करेंगे, और नहीं तो 270 डिग्री, दोनों में से कोई एक रहेगा। अगर बात करें उल्लू की, तो उल्लू की आंखें मनुष्य की बात सामने की ओर ही होती हैं। यहाँ पे आपने चित्र में देखा, ठीक, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक, ये देखिए। अब आगे बढ़ते हुए बात करें इसमें अगले पक्षी की, तो अगला पक्षी जो है उसका नाम है मैना पक्षी। ठीक, मैना, ठीक, तोता मैना की कहानी पुरानी हो गई, आपने तो वो गाना सुना ही होगा, फिर भी बात करते हैं यहाँ पे मैना पक्षी की। तो मैना पक्षी जो है, मैना पक्षी मूल रूप से एक दक्षिण एशियाई पक्षी है। ठीक, क्या है, मैना पक्षी मूल रूप से दक्षिण एशियाई पक्षी है। ठीक, और जो कि ज़्यादातर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार में पाई जाती है। ठीक, मैना पक्षी को कॉमन मैना भी कहते हैं। ठीक, कॉमन मैना। इसके बारे में बात करें तो इसकी और खासियत के बारे में बात करें तो ये बड़े झुंड बनाकर शहरों और इंसानी बस्तियों के आसपास रहते हैं। यानी मैना पक्षी जो होता है यह अकेले नहीं रहता, ये बड़े झुंड में रहते हैं। ठीक, और कहाँ रहते हैं, शहरों और इंसानी बस्तियों के आसपास रहते हैं। मैना पक्षी का स्वभाव, मैना पक्षी के स्वभाव की बात करें तो मैना पक्षी का स्वभाव काफ़ी आक्रामक एवं निडर होता है। ठीक, ये आक्रामक भी होती हैं और ये निडर होती हैं, शायद इसीलिए ये इंसानी बस्तियों के आसपास रहती हैं। और निडर इतना होती हैं कि कौवा और गिद्ध जैसे चालाक शिकारी पक्षी भी इनसे भिड़ने से डरते हैं। यानी इनसे कौवा और गिद्ध भी जल्दी इनसे लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, या इनके शिकार को वो छीनना नहीं चाहते हैं। अब बात करें आगे बढ़ते हुए अगले पक्षी की, तो अगला पक्षी है बगुला। ठीक, बगुला पक्षी, बगुला पक्षी देख रहे हैं यहाँ पे आप, ये बगुला पक्षी सफ़ेद कलर के होते हैं, कुछ स्लेटी कलर के भी होते हैं। ठीक, और इनके खासियत की बात करें तो बगुला पक्षी जो होता है ये झुंड में रहना पसंद करते हैं। कैसे, झुंड में रहना पसंद करते हैं। आप जब किसी झील के किनारे देखेंगे तो वहाँ पचासों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में बगुले एक साथ जो है कि शिकार कर रहे होंगे, उड़ रहे होंगे, यहाँ पे वहाँ पे बैठे होंगे। ठीक, या फिर आसमान में आप देखेंगे झील के आसपास तो झुंड में जो है कि 100 बगुले जो हैं आसमान में आपको उड़ते हुए दिखाई देंगे। अगर बात करें इन पक्षियों का, तो इन पक्षियों का घोंसला पेड़ों की पत्तियों टहनियों से बना होता है। ठीक, बगुला पक्षी का जो घोंसला होता है वो पेड़ों की पत्तियों टहनियों से बना होता है। बगुला अपना घोंसला वृक्षों या ऊंची चट्टानों पर बनाते हैं। ठीक, ऐसा वो शिकारियों से बचने के लिए करते हैं। यानी ऊंचे वृक्षों पे बनाएंगे या फिर ऊंची चट्टानों पे बनाएंगे ताकि कोई शिकारी जो है कि कोई जानवर इनके घोंसले को, जैसे तेंदुआ हो गया या बिल्ली हो गया, इस तरह के पक्षी, कोई शिकारी इनके घोंसले को या इनके अंडे को, इनके बच्चों को नुकसान न पहुंचा सके। ठीक, बगुला को इंग्लिश में हिरोन्स कहते हैं। ठीक, नदियों, झीलों और समुद्रों के किनारे मिलने वाले लंबी टांगों व गर्दनों वाला पक्षी होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इनकी टांगें लंबी लंबी हैं। ठीक,
इनकी टांगें भी लंबी हैं और इसकी गर्दन भी लंबी है और यह नदियों झीलों के किनारे पाए जाने वाला पक्षी है। बगुला पक्षी के भोजन की बात करें तो बगुला का भोजन मुख्यतः मछली है। ठीक, यह बगुला जो है कि झीलों और तालाबों के आसपास मछली का शिकार करता है। यह एक माहिर शिकारी है जो मछलियों का आसानी से शिकार कर लेता है। मछलियों के अलावा मेढक इंसेक्ट्स भी खाता है। यह क्या करता है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे चित्र में, बगुला पानी में खड़ा रहता है और जैसे ही इसके आसपास से कोई मछली गुजरती है ये तुरंत जो है कि उसे दबोच लेता है। ठीक, इसलिए इसे कहा जाता है कि यह एक माहिर शिकारी है। ठीक, आगे बात करते हुए बगुले करें तो बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है। इससे भैंस को कीटों से छुटकारा मिलता है और बगुले को भोजन मिल जाता है। यानी आप अगर बात करेंगे गांव की तरफ जाएंगे, गांव के क्षेत्र में, तो वहाँ पे जब खेत की जुताई होती है और जो है कि आसपास जो घास चारागाह होते हैं वहाँ पे जो गाय भैंस जब घास चरने जाती हैं तो बगुला क्या करता है, उनके पीठ पे बैठ जाता है और उनके गाय या भैंस के शरीर पे जो जुएँ होते हैं उनको ये बीन बीन करके एक एक करके खाता है और इससे जो है कि उनको छुटकारा में कीटों से जुएँ से छुटकारा मिल जाता है और बगुले को भोजन मिल जाता है, उसका पेट भर जाता है। अब बात करें अगले पक्षी की तो अगला पक्षी है बुलबुल। ठीक, बुलबुल पक्षी की बात करें तो बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। ठीक, बुलबुल यहाँ पे आप बुलबुल का जो है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए ये बुलबुल का चित्र है। आप इसको यहाँ से चित्र में देख लीजिए कि बुलबुल कैसी दिखती है। ठीक, और बुलबुल के खासियत की बात करें तो बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज़ आवाज़ में बोलती हुई मिले। ठीक, यानी इसकी आवाज़ जो होती है क्या होती है, बहुत तेज़ होती है। तो उसकी पूँछ को देखो, ये जो पूँछ है, ठीक, पूँछ को देखो और पूँछ के बाद यदि पूँछ के नीचे वाली जगह लाल हो, यहाँ पे देख रहे होंगे आप लाल है। ठीक, पूँछ की नीचे वाली जगह लाल हो तो समझ जाओ यह चिड़िया बुलबुल है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं इसके पूँछ के नीचे वाला पोर्शन लाल है। ठीक, बुलबुल के शरीर की बात करें तो बुलबुल का शरीर क्या होता है, बुलबुल का शरीर भूरा और सिर का रंग काला तथा पूँछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। बुलबुल का जो शरीर है, यहाँ पे देखिए, बुलबुल का शरीर भूरा, ठीक, भूरा, सिर काला और पूँछ के नीचे का सफ़ेद रंग जो है सफ़ेद होता है। ठीक, आगे बात करें तो बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। ठीक, क्या करती है, बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को मनुष्य से कोई डर नहीं लगता है। तुम्हें शायद एक बार ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। ठीक, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो बुलबुल है इसके सिर पे काले रंग की कलगी नहीं है, लेकिन ये जो बुलबुल है यहाँ पे आपको काले रंग की इसके सिर पे कलगी दिखाई दे रही है। ये जो कलगी होती है, इस कलगी से पहचान है ये जो बुलबुल है ये सिपाही बुलबुल है। ठीक, बुलबुल की बात करें तो बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ों पर कीड़े ढूंढकर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती हैं। यानी बुलबुल जो होती है यह कीड़े तो खाती ही है, इसके साथ साथ फल और सब्जियों को भी यह खा लेती है। अब बात करें बुलबुल की अन्य खासियत की तो बुलबुल पक्षी का यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसका जो घोंसला है ये है बुलबुल पक्षी का घोंसला। ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं आपको, यहाँ पे बुलबुल पक्षी का घोंसला दिखाई दे रहा है। हम ब्रश को थोड़ा मोटा कर लेते हैं और यहाँ पे एक दूसरी बुलबुल है जिसकी लंबी सी पूँछ है। ठीक, अब ये जो बुलबुल है इसकी लंबी सी पूँछ है और इसके सिर पे काले रंग की कलगी भी है, यानी ये सिपाही बुलबुल है। और बात करें बुलबुल की तो बुलबुल अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करते हैं। यानी अमरूद और मटर इसके फेवरेट खाद्य पदार्थ हैं। ठीक, इसके अलावा हम बात करें तो बुलबुल की तो बुलबुल अपना घोंसला, ठीक, बुलबुल का जो घोंसला होता है यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो कूलर होता है, कूलर में जो घास लगती है कुछ उस तरह की इसकी घास दिख रही है ये इसके घोंसले की। तो बुलबुल अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बनाती है। यहाँ पे देख लेंगे आपको पतले पतले रेशे जो है कि दिख रहे हैं। ठीक, तो बुलबुल जो है कि घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे घोंसला जो है अंदर से कटोरे जैसा दिख रहा है। ठीक, बुलबुल का घोंसला जो है अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा
दिख रहा है। अब आगे बात करें तो बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। यहाँ पे आप इस घोंसले में देखेंगे कि यहाँ पे 2 अंडे हैं, ठीक। तो बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देंगी, ठीक। बुलबुल क्या करती है, एक बार में 2 ऐसे 3 अंडे देती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं। और अंडे का जो रंग होता है वो क्या होता है, गुलाबी रंग का होता है। इसके ऊपर आप देखेंगे काले और लाल रंग की, ये देखिए चित्ता जो है धब्बे दिखाई दे रहे हैं। तो ये होता है बुलबुल के अंडे, ठीक। अब आगे बात करें इसमें तो अगले पक्षी की, तो अगला जो पक्षी है बहुत ही खूबसूरत पक्षी है और इस पक्षी का नाम है हुदहुद, ठीक। हुदहुद पक्षी है और ये यहाँ पे आप उसका चित्र देख सकते हैं। इनके सिर पे ताज होता है, ठीक। अब बात करें हुदहुद पक्षी की, तो हुदहुद पक्षी को हम कहते हैं होप बर्ड, ठीक। हुप बर्ड कहते हैं, ठीक। होप नहीं, हुप बर्ड, ठीक। हुदहुद पक्षी को हुप बर्ड कहते हैं। एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है, ठीक। यानी जो इसके सिर की कलगी है ये इसका सबसे खूबसूरत भाग होता है, ठीक। हुदहुद पक्षी की बात करें तो जैसे ही किसी तरह की आवाज़ होती है यह चौकन्ना होकर परों को फैला लेता है, ठीक। इसके सिर पे ये जो कलगी होती है, जैसे ही ये कोई आवाज़ सुनता है तो ये चौकन्ना हो जाता है और जब चौकन्ना होता है तो ये जो पर फैल जाते हैं, इसकी कलगी फैल जाती है। हुदहुद का शरीर, ठीक। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है, ठीक। और पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ बनी होती हैं, ठीक। इस जो हुदहुद है, इस देख रहे होंगे, इसका जो है कि गर्दन भूरे कलर का है, ठीक। गर्दन भूरे कलर की है। पंखों पे जो है कि सफ़ेद काली धारियाँ हैं, कलगी भी काली और भूरी है। तो इसका जो है शरीर होता है वह रंग बिरंगा होता है और परों पे क्या कहते हैं, सफ़ेद मोटी धारियाँ होती हैं, ठीक। काले होते हैं और उस पर सफ़ेद मोटी धारियाँ होती हैं। गर्दन का अगला हिस्सा, ठीक। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी और चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर उसके सिरे काले और सफ़ेद होते हैं। मैंने यहाँ पे चित्र में दिखाया ना कि गर्दन का जो हिस्सा होता है यह बादामी रंग का होता है, ठीक। सिर पे कलगी होती है बादामी रंग की और उसके सिरे जो होते हैं, यानी जो ऊपरी पोर्शन है, बात करें इसका, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सिरे जो हैं ये काले और सफ़ेद आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा बात करें हुदहुद पक्षी की, यहाँ पे आपको हुदहुद पक्षी का घोंसला दिखाई देगा और यहाँ पे एक और हुदहुद पक्षी, देखिए यहाँ पे ये जो है इसकी कलगी फैली नहीं है, यानी ये चौकन्ना नहीं है, एकदम रिलैक्स मोड में है। और यहाँ पे वो अपने आवास में, अपने घोंसले में, और कोई भी हो अगर अपने घर में रहता है तो वो एकदम निश्चिंत रहता है, ठीक। यहाँ पे वो चौकन्ना नहीं है तो इसकी जो कलगी है इसकी जो कलगी है ये फैली नहीं है, ठीक, नुकीली दिख रही है। अब बात करें इसके कुछ और विशेषता की, तो हुदहुद पक्षी दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद, ठीक। दुम यानी पूंछ का जो भीतरी हिस्सा होता है वह सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है, यानी ये अंदर से सफ़ेद होता है और बाहर से काला होता है। चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। यहाँ पे आप देखेंगे इसके चोंच की बात, तो ये पतली है, लंबी है, ठीक, और नुकीली भी है। इस चोंच से यह आसानी से ज़मीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है, ठीक। यानी ये जो हुदहुद पक्षी है ये अपनी इस चोंच से, यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये बैठा हुआ है, ये ज़मीन के नीचे जो कीड़े मकोड़े होंगे उनको आसानी से खोद के निकालेगा। तो वही चीज़ है कि ज़मीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है, ठीक। इसे अंग्रेजी में, ठीक, क्या कहते हैं, इसे अंग्रेजी में हुप ऊ कहा जाता है, ठीक। क्या कहा जाता है, हुप ऊ कहा जाता है। इसको आप याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हुदहुद पक्षी को अंग्रेजी में हुप ऊ कहा जाता है, हिंदी में इसे हुदहू कहते हैं, ठीक। हिंदी में इसे हुदहू कहते हैं। हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुबया, हजामिन, शाह सुलेमान भी कहते हैं, ठीक। यानी हुदहुद पक्षी के अन्य नाम क्या हैं, तो हुदहुद पक्षी के अन्य नाम है पदुबया, हजामिन, शाह सुलेमान भी कहते हैं, ठीक। शाह सुलेमान एक ही में है, ये अलग नहीं है, और अंग्रेजी में हुपहू कहते हैं। इसके बाद बात करें आगे बढ़ते हुए,
तो मादा हुदहुद, ठीक, मादा हुदहुद 3 से 10 अंडे देती है। यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंडों की बात करेंगे तो यहाँ पे इसने अंडे दिए हैं, और यहाँ पे मेरे ख्याल से कितने अंडे दिखाई दे रहे हैं, तो अंडों की बात करें तो 1 2 ठीक, 3 4 5 6 7 8, और मेरे ख्याल से एक इधर भी होगा, यहाँ पे ये 9 अंडा होगा, ठीक। लेकिन फिलहाल यहाँ पे 8 अंडे आपको दिख रहे हैं। तो बात करें हुदहुद पक्षी की, तो मादा हुदहुद एक बार में 3 से 10 अंडे देती है, ठीक। और जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते वह अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं है। यानी अंडे देने के बाद ये घोंसले में ही रहती है, अंडों पे बैठी रहती है, और जब तक बच्चे नहीं निकल जाते तब तक वो अंडों से हटती नहीं है, ठीक। अब आगे बात करें तो अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पक्षी अंडों पर बैठते क्यों हैं, सेते क्यों हैं। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न होता है, वो अंडे का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ताकि जो पक्षी के शरीर का टेम्परेचर है और अंडे का टेम्परेचर दोनों सेम रहे। इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पक्षी अंडे पर बैठते हैं, उसे सेते हैं, ताकि अच्छे से उसमें अंदर जो है चूजे जो होते हैं, पक्षियों के जो बच्चे होते हैं, उनका विकास हो सके और अंडों से बच्चे निकल सके, ठीक। वहीं देखिए, मादा हटती नहीं है तो वो भोजन कैसे करेगी, तो नर वहीं भोजन लाकर उसे खिलाता है। यानी मादा हुदहुद क्या है, घोंसले में बैठी रहती है और नर उसे लाकर भोजन खिलाता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। यानी ये घोंसले की सफाई नहीं करते, इनकी घोंसले में गंदगी बहुत रहती है, ठीक। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है यह हुदहुद, ठीक। यह संसार में जो विख्यात पक्षी हैं उनमें से एक हुदहुद है। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता, और न ही इसकी बोली में मिठास होती है, ठीक। यानी जो हुदहुद पक्षी होता है, इसकी आवाज़ जो होती है वो बहुत ही कर्कश होती है, बहुत ही मोटी होती है, यानी अच्छी नहीं होती है। और हुदहुद पक्षी को पालतू नहीं बनाया जा सकता, इसे आप पिंजड़े में कैद करके पालतू नहीं बना सकते। आगे बढ़ते हुए बात करें तो अगले पक्षी की, तो अगला पक्षी जो है वो है चील, ठीक। चील लगभग 2 फुट लंबी चिड़िया है, ठीक। यह क्या होती है, तो चील की जो लंबाई होती है वह इसकी लंबाई, चील लगभग 2 फुट लंबी चिड़िया होती है। क्या होती है, चील लगभग 2 फुट लंबी चिड़िया होती है, जिसकी दुम, क्या चीज़, जिसकी दुम लंबी और 2 फंकी रहती है, ठीक। चील की जो दुम होती है वह लंबी और 2 फंकी रहती है। इसका सारा बदन चील का, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक जो पंख है इधर है और एक जो पंख है ये इधर है। इसकी पूँछ जो है लंबी होती है और दो फंकी होती है। इसका सारा बदन, किसका, चील का सारा बदन कलछौं भूरा होता है, ठीक। यहाँ पे आप देख रहे हैं भूरा है लेकिन कालापन लिए हुए है, जिस पर गहरे रंग के सहरे से पड़े रहते हैं, ठीक। इस पर गहरे रंग के सहरे से पड़े रहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ऐसे 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 गहरे रंग के सहरे बने हुए हैं, ठीक। चोंच जो होती है, चोंच काली और टांगें पीली होती हैं, ठीक। इनकी चोंच जो है वो काली भी होती है, यहाँ पे पीली चोंच वाली ये चील है, ठीक। और टांगें भी देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से तो इसकी टांगें पीली होती हैं, ठीक। इसकी टांगें देखिए पीली है, ठीक। इसकी भी टांगें आप देखेंगे पीली है। इसके अलावा बाज, ठीक। इसके अलावा चील की बात करें तो बाज, बहरी आदि शिकारी चिड़ियों से इसके डरने बड़े, टांगें छोटी और चोंच तथा पंजे कमज़ोर होते हैं। यानी तुलना की बात करें चील की, तो चील की तुलना करें तो इसकी जो डैने होते हैं, ठीक। चील की जो पंख होते हैं वो बाज और बहरी चिड़िया से, ठीक, बाज और बहरी चिड़िया से बड़े होते हैं, परंतु इसकी टांगें जो होती हैं वो छोटी, यानी बाज और बहरी चिड़िया से छोटी होती हैं। चोंच तथा पंजे बाज और बहरी चिड़िया से कमज़ोर होते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हुए बात करें चील की, तो चील उड़ने में बड़ी दक्ष होती है, ठीक। चील क्या होती है, उड़ने में बहुत दक्ष होती है, यानी बहुत कुशल होती है, ठीक। चील उड़ने में बहुत कुशल होती है, दक्ष होती है। यह सर्वभक्षी है,
यानी यह मांस भी खाती है, यह फल भी खाती है, और यह एक मुर्दा खोर चिड़िया यानी यह मरे हुए जानवरों को, मरे हुए पशुओं को भी खाती है। मादा 2-3 सफ़ेद या राखी के रंग के अंडे देती है, यानी मादा जो है वह 2 से 3 अंडे देती है, और अंडे क्या होते हैं, वो सफ़ेद या राखी के रंग के होते हैं, जिन पर कत्थई चित्तियाँ पड़ी रहती हैं। यहाँ पे आप जो है कि देखेंगे कि इनके जो अंडे हैं ये सफ़ेद और राखी रंग के हैं, और इसमें जो है कत्थई चित्तियाँ पड़ी हुई हैं। ठीक, आगे बढ़ते हुए बात करें तो अगला जो पक्षी है, अगला पक्षी है बाज। ठीक, बाज पक्षी के यहाँ पे आप बाज पक्षी के चित्र देख रहे होंगे कि यहाँ पे बाज पक्षी एक डाल पर बैठा हुआ है। ठीक, और यहाँ पे बाज पक्षी जो है एक सांप का शिकार कर रहा है। अब जब ये सांप का शिकार कर रहा है तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाज जो है कि कितना कुशल और कितना माहिर शिकारी होगा और कितना खतरनाक पक्षी होगा। ठीक, तो बाज की बात करें तो बाज एक शिकारी पक्षी है। क्या है, तो बाज एक शिकारी पक्षी है जो कि गरुड़ से छोटा होता है, यानी गरुड़ भी इसी तरह से दिखता है, लेकिन ये बाज जो होता है, ये बाज पक्षी की बात करें तो बाज एक शिकारी पक्षी है जो कि गरुड़ से छोटा होता है। ठीक, बाज यानी बाज और गरुड़ दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन बाज जो है गरुड़ से छोटा होता है। इस प्रजाति, ठीक, इस प्रजाति में दुनिया भर में कई जातियां मौजूद हैं, यानी बाज जो है, बाज की कई जातियां मौजूद हैं और अलग अलग नामों से जानी जाती हैं, यानी उनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ठीक, यानी बाज कई प्रजातियों में पाए जाते हैं और उनके नाम जो हैं वो अलग अलग रहते हैं। ठीक, अगर बाज की खासियत की बात करें तो वयस्क बाज के पंख पतले तथा मुड़े हुए होते हैं। ठीक, यहाँ पे आप चित्र में इसके पंख की बात देख सकते हैं कि ये पंख जो है कि पतले होते हैं, ये आप अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। ठीक, जो उसे तेज गति से उड़ने, ठीक, क्या करने, पंख जो होते हैं वयस्क बाज के पंख पतले तथा मुड़े हुए होते हैं जो उसे तेज गति से उड़ने और उसी गति से अपनी दिशा बदलने में सहायता करते हैं। ठीक, यानी यह जिस गति से यह उड़ता रहता है उसी गति से उड़ते हुए अचानक ही अपनी दिशा किसी भी तरफ मोड़ सकता है। ठीक, इसे अपनी गति कम करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह पक्षी, कौन पक्षी, बाज पक्षी लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटे, देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये जो बाज पक्षी होता है, एक बार बाज पक्षी का फिर से हम जो है कि क्या कहते हैं चित्र आपको दिखा देते हैं। ये जो बाज पक्षी है, अगर ये सांप का शिकार कुछ इस तरह से कर सकता है तो आप समझ सकते हैं ये कितना खतरनाक शिकारी होता है। ठीक, बाज पक्षी जो होता है, यह इसके उड़ने की बात करें, उड़ने की दक्षता की बात करें तो यह पक्षी, बाज पक्षी लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक गति से उड़ सकता है, और यह मांसाहारी पक्षी होता है। भाई जब चित्र में आप देख लें कि यह सांप को खा रहा है तो यह मांसाहारी होगा। जंगलों में इसका जीवन काल 17 वर्षों का होता है। ठीक, यह जो बाज पक्षी होता है जंगल में यह रहता है तो यह लगभग 17 वर्ष तक जीवित रहता है। इसे बाज पक्षी को इसे नीली स्लेटी और उसी रंग के लंबे नुकीले पंखों और पेट पर सफ़ेद एवं काले धब्बों से पहचाना जाता है। ठीक, किसे बाज पक्षी को नीली स्लेटी और उसी रंग के लंबे नुकीले पंखों, यानी इनके जो पंख होते हैं वो नीले और स्लेटी रंग के होते हैं। ठीक, और पेट पर सफ़ेद और काले धब्बों से पहचाना जाता है। यहाँ पे आप इसके चित्र देखेंगे, इसके जो पेट है यह सफ़ेद और धब्बेदार हैं और पंख जो है कि नीले या फिर यहाँ पे स्लेटी रंग के दिख रहे होंगे, इससे इनको पहचाना जाता है। मादा बाज, ठीक, मादा बाज की बात करें तो मादा बाज एक बार में 3 से 5 अंडे देती है। ठीक, मादा बाज एक बार में 3 से 5 अंडे देती है। और इस बाज के बारे में एक और ये खुशनसीबी है कि बाज जो होता है इसमें से जो घुमंतू बाज है वो यूएई यानी यूनाइटेड अरब आप एमिरात, ठीक, यूएई का राष्ट्रीय पक्षी है और इसे शिकागो का भी सिटी बर्ड घोषित किया गया है। शिकागो शहर जो है वहाँ का ये सिटी बर्ड है और यूएई का राष्ट्रीय पक्षी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि बाज कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है या फिर किस शहर का जो है सिटी बर्ड है। तो राष्ट्रीय पक्षी की बात करेगा तो यूएई यूनाइटेड अरब आप एमिरात और
सिटी बर्ड की बात करें तो शिकागो का यह सिटी बर्ड है। इतना ही नहीं, यह जो बाज पक्षी होता है, यह पक्षी 320 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति से उड़ान भरने के साथ साथ यह लगातार लगभग 6 से 8 घंटे हवा में रह सकता है और रहता है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए बात करें अगले पक्षी की, तो अगला पक्षी है गिद्ध। गिद्ध पक्षी की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे गिद्ध पक्षी जो है कि ये इसका घोंसला है। यहाँ पे गिद्ध पक्षी हैं, यहाँ पे वो जो है कि अपनी दावत उड़ा रहे हैं और यहाँ पे उनका चित्र दिख रहा है आपको। आगे बढ़ते हुए बात करें गिद्ध पक्षी के खासियत की, तो गिद्ध शिकारी पक्षी के अंतर्गत आने वाला मुर्दाखोर पक्षी है। ठीक, गिद्ध जो होता है ये क्या है, गिद्ध शिकारी पक्षियों के अंतर्गत तो आता ही है, इसके अलावा यह आने वाला एक मुर्दाखोर पक्षी है, यानी यह ज़्यादातर अपना भोजन के तौर पे मरे हुए जानवरों को खा करके अपने भोजन की पूर्ति करता है। मरे हुए जानवरों से यह क्या कहते हैं अपने भूख को शांत करता है और अपना भोजन प्राप्त करता है। अगर बात करें इसके खासियत की, तो ये कत्थई और काले रंग के भारी कद के पक्षी होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये कत्थई और काले रंग के हैं और यह काफ़ी देखने में भी काफ़ी बड़े दिखाई दे रहे हैं, जिनकी दृष्टि बहुत तेज होती है। यानी गिद्ध जो होता है इसकी जो देखने की क्षमता होती है यह बहुत अधिक होती है। शिकारियों पक्षियों की तरह, ठीक, शिकारी पक्षियों की तरह गिद्ध जो होता है शिकारी पक्षियों की तरह इनकी चोंच भी टेढ़ी और मजबूत होती है। आपने यहाँ पे चित्र में देखा होगा कि इसकी जो चोंच है, यहाँ पे देखिए, ये कुछ ऐसे जो है कि आपको दिख रही होगी, कुछ ऐसे आकर के ऐसे मुड़ी है। ठीक, तो यह मजबूत और टेढ़ी होती है। यहाँ भी आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, इनकी जो चोंच है वो मुड़ी हुई है। ठीक, तो इनकी जो चोंच है वो टेढ़ी और मजबूत होती है। ठीक, ये तो आपने देख लिया, लेकिन इनके पंजे और नाखून उनके जैसे तेज़ और मजबूत नहीं होते। यानी जितनी मजबूत और तेज़ यानी नुकीले जो है कि धारदार इनकी चोंच होती है, इनके पंजे और नाखून उतने मजबूत नहीं होते हैं। इसके साथ साथ गिद्ध जो होता है, गिद्ध ये झुंडों में रहने वाले मुर्दाखोर पक्षी हैं, जिनसे कोई भी गंदी और घिनौनी चीज़ खाने से नहीं बचती। यानी यह कोई भी गंदी हो, घिनौनी हो, कोई भी जानवर हो, मर गया हो, उसमें कीड़े पड़ गए हों, सड़ रहा हो, ये जो हैं उनको खा जाते हैं। ये पक्षियों के ब्रैकेट में प्रकृति के मेहतर हैं, जो सफाई जैसा आवश्यक काम करके बीमारी नहीं फैलने देते हैं। यानी इसीलिए जो है क्या होता है कि ये जो गिद्ध होते हैं, ये यहाँ पे आप चित्र में देख रहे होंगे, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये गिद्ध जो है यहाँ पे एक मरे हुए जानवर को खा रहे हैं। ठीक, जब ये मरे हुए जानवरों को खाते हैं तो इससे क्या होता है कि गंदगी नहीं फैलती है और वो सड़ने नहीं पाते हैं, और इनकी बीमारी, जब गंदगी नहीं फैलेगी, जब वो सड़ेंगे नहीं, तो तमाम तरह की बीमारियां नहीं फैलेंगी। और इस तरह से इन्हें ये जो गिद्ध पक्षी होते हैं, इनको प्रकृति का मेहतर कहा जाता है, प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। ठीक, पक्षियों, चूँकि ये पक्षी है तो इसे पक्षियों का भी सफाई कर्मी कहते हैं, और प्रकृति में ये गंदगी नहीं फैलने देते हैं, बीमारी नहीं फैलने देते हैं, इसलिए इन्हें पक्षियों के साथ साथ प्रकृति के मेहतर भी कहा जाता है, या सफाई कर्मी कहा जाता है, जो सफाई जैसा आवश्यक काम करके बीमारी नहीं फैलने देते हैं। कुछ और खासियत है 1990 के दशक में, ठीक, 1990 के दशक में इस जाति का 97 से 99% पतन हो गया। लेकिन पतन क्यों हुआ? तो पतन होने का जो कारण था वो ये था कि पतन का मूल कारण जो था वो पशु दवाई डाइक्लोफिनक थी। ठीक, डाइक्लोफिनक जो थी यह एक पशुओं की दवाई थी, जो कि पशुओं के जोड़ों के दर्द को मिटाने में मदद करती थी। तो ये जब पशु बीमार पड़ते थे या मरने वाले होते थे, तो ये डाइक्लोफिनक दवाई उनको दी जाती थी, जिसका असर
दवा का असर, दवा के कुछ लक्षण या कुछ दवा का अवशेष जो है कि जानवरों के शरीर में रहता था, और जब वो जानवर मर जाते थे तो उनसे जो है कि क्या कहते हैं, उनके शरीर को जब ये गिद्ध खाते थे तो उस दवा का असर इनके शरीर में आ जाता था, जिससे इन पक्षियों के अंदर बाझपन के लक्षण आने लगते थे और ये अंडे नहीं दे पाते थे, ये अंडे नहीं देने में असमर्थ हो जाते थे। और धीरे धीरे जो है 1990 के दशक में गिद्ध जो पक्षी है, गिद्ध पक्षी का 97 से 99% आबादी लुप्त हो गई। तो ये थी आज की ईवीएस की क्लास। अगले क्लास में हम जो है कि एनसीईआरटी के अंतर्गत आने वाले सभी जानवरों और उनकी खासियत के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई सुझाव हो तो आप बिल्कुल जो है कि हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या इसके अलावा आप हमें हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर है 7398767471। आप प्राणेश मौर्य के नाम से हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, और हमारा यूट्यूब चैनल है करेंट अफेयर विद प्राणेश, और यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे ये हमारा लोगो लगा हुआ है। और आप जो है कि अगर हमारी क्लास कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।